हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल रही होगी, हमारे सभी साथी लाइव आ चुके हैं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और इसको बेहतर बनाते हैं। और मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि आपकी दिवाली बहुत ही मंगलमय हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, और आज के सेशन को थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये हम आपका क्विक रिवीजन, जैसे दिवाली है ना, तो आप रिवीजन करते हो, बहुत कम समय भी होना चाहिए, मतलब आप चाहते हो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो इसी श्रृंखला में सिर्फ हम प्रश्न और आंसर पर टिक लगवाने वाले हैं। कहता है निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिएगा, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, यकृत। साथियों, फेफड़े को पानी से कोई भी मतलब नहीं है, हृदय को भी नहीं है, यकृत क्या करता है, यकृत साथियों विषाक्त को अविषाक्त में बदलता है। लेकिन ये जो गुर्दा है ना, किडनी, अगर साथियों हम पानी कम पीते हैं तो हमारी किडनी अफेक्टेड होती है। तो याद रखिएगा, विकल्प आपका क्या जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, चलिए अगर जब हमें मूत्र संबंधी समस्या हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपकी किडनी गड़बड़ कर रही है। अगला कहता है मानव हृदय में प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ किसे कहते हैं, प्रकोष्ठ को ही साथियों चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। चाहे आपसे मानव पूछा है, क्या पूछे, चाहे तो आपको मानव पूछ सकता है या साथियों स्तनधारी वर्ग पूछ सकता है, स्तनधारी वर्ग। तो मानव की पूछा जाए कि मानव के कितने वृक्क होते हैं, सॉरी मानव के कितने हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं, तो याद रखिएगा साथियों 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें आपके 2 अलिंद होते हैं, जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं, और 2 आपके निलय होते हैं। क्या होते हैं, निलय होते हैं। ठीक है, विकल्प क्या होगा, डी हो जाएगा 4। अगला कहते हैं आंत ज्वर का उदाहरण है। आंत ज्वर को क्या कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं। इसी को साथियों मियादी बुखार क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। अगर पूछा जाए जीवाणु का नाम क्या है, सल्मोनेला टाइफी। क्या है, सल्मोनेला टाइफी। तो यहां पर विकल्प आपका क्या जाएगा, जीवाणु चला जाएगा, बी हो जाएगा। जबकि एड्स, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। कहता है इनेमल, हड्डी, उपास्थि, मांसपेशी। साथियों हड्डी बेशक बहुत कठोर होती है, उपास्थि तो बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही लचीली होती है, मांसपेशी भी हमारी नाजुक होती है ना, बहुत लचीली होती है। लेकिन जो साथियों आपका इनेमल होता है ना, इनेमल कहां पर पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। साथियों ये हमारी बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। अगर पूछा जाए सबसे मजबूत हिस्सा क्या होता है, तो इनेमल होता है। अगर पूछा जाए सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो हाइड की होती है, इसको कहते हैं जबड़े की हड्डी। क्या कहते हैं, जबड़े की हड्डी। तो यहां पर विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प ए होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रिकेट्स किसकी कमी से होता है। तो जैसे ही आपने सुना रिकेट्स, क्या सुना, रिकेट्स सुना, याद रखिएगा साथियों रिकेट्स। ठीक है, या हम कह सकते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से साथियों और भी रोग होते हैं। देखिए विटामिन जो डी होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो साथियों विटामिन डी होता है उसके कारण ही आपके हम कह सकते हैं जो हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, जिससे हड्डियां आराम से टूट जाती हैं, ऑस्टियोमैलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी उसी से होती हैं। तो विकल्प क्या होगा, विकल्प साथियों डी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला अगला क्या कहता है, कह रहा है मानव किस प्रजाति से संबंधित है। यानी मानव है तो मानव की अपनी कोई प्रजाति होगी। तो कहता है मानव की प्रजाति क्या है, कहता है होमो सेपियंस, इरेक्टस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव है साथियों वह किससे संबंधित है, होमो से। किससे, किस प्रजाति से संबंधित है, किस प्रजाति से संबंधित है, तो मेरे लालों ये होमो से संबंधित है। किससे, होमो से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है मैंगीफेरा इंडिका, वाह 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 क्या नाम है, मैंगीफेरा।
तो जैसे आपने देखा मैंगी, हमने तो आपसे कहा था ना मैंगी से मैंगो याद रखना है और मैंगो से आम याद रखना है, तो ये किसका नाम है? आम का नाम है। किसका? आम का नाम है। ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका किसका नाम है? आम का नाम है। अगर पूछा जाए मोर का, मोर का, तो मोर का नाम क्या है साथियों? अब भोर ना पढ़ लेना, मोर लिखा है। मोर का नाम क्या है साथियों? पावो क्रिस्टेसस। क्या है? पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस किसका है? मोर का है। विकल्प क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न फटाफट बताइए। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? लेप्लेस की, मेंडल की, डार्विन की, लेमार्क की? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बिल्कुल सही, डार्विन की। किसकी? डार्विन की है। आगे अगला कहता है कुकुरमुत्ता। भैया कुकुरमुत्ता हमने बताया ना, कुकुरमुत्ता एक तरह से क्या होता है? फफूंद होता है। एक तरह से क्या होता है साथियों? एक तरह से फफूंद होता है। क्यों? क्योंकि ये साथियों कवक, ये क्या है? एक तरह का कवक है। जहां पर कुत्ता सुसु कर देता है वहीं पर ये निकल आता है। इसी का एक फॉर्म और है जो कि हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, मशरूम। मशरूम भी साथियों बंद कमरे में उगाया जाता है। बंद कमरे में उगाया जाता है, लेकिन उगाया जाता है सड़े गले पर। किस पर? सड़े गले पर। अगर आप निकलता हुआ देख लेना, कभी नहीं खाए, कभी भी नहीं खाए। तो यहां पर विकल्प आपका क्या होगा? विकल्प आपका साथियों बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा रोगाणु समूह, यानी ऐसा कौन सा रोगों का समूह है जो परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादक करता है? यानी परपोषी, परपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर होने वाले जीव और उनके अंदर ये जीवित रहता है। तो कौन होते हैं? प्रोटोजुआ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज मच्छर, ये साथियों जो मच्छर है ना, ये दूसरे पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भैया ये हम पर निर्भर करता है। हमारा ही खून पी पी के तो जीता है। तो मच्छर क्या है? परपोषी है कि नहीं है? इसी मच्छर पर कौन डिपेंड करता है? इसी में एक साथियों परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो यहां पर जो विकल्प आपका जाना है वह क्या जाएगा? विकल्प साथियों आपका सी चला जाएगा, प्रोटोजुआ होगा। प्रोटोजुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सेलुलोज किसकी बनी होती है? पशु की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, पौधे की? तो जो सेलुलोज होती है, सेलुलोज क्या होती है? भित्ति होती है। भित्ति होती है। कैसी भित्ति होती है? तो याद रखिएगा साथियों, ये कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किस में पाई जाती है? तो ये साथियों पौधों में होती है। किसमें होती है? पौधों में होती है। क्योंकि कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होती है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होती, बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया में होती है, लेकिन साथियों बैक्टीरिया में सेलुलोज की नहीं होती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्लियर? हाँ, उसमें म्यूर्मिक एसिड की होती है। किसकी होती है? म्यूर्मिक एसिड की होती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। कहता है वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? भैया कई बार बताया कि वायु प्रदूषण का जांच करता, वायु प्रदूषण का जांच करता है, यानी मॉनिटरिंग कौन करता है? कहता है शैवाल, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन। तो आप क्या करोगे? डी करोगे। इसी से क्या बनता है? लिटमस बनता है। जैसे अगर कहा जाए गंगा के जल की मॉनिटरिंग कौन करता है? तो कौन करता है साथियों? डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन करती है। उसी को साथियों गंगा टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। गंगा टाइगर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कहता है उच्चतर पौधे। उच्चतर मतलब बहुत जो ऊंचे चले जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे जो होते हैं। उच्च मतलब ऊंचे, उच्चतर मतलब बहुत ऊंचे। ठीक है, कहता है उनके बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। देखिए कोटाइल की बात करें तो ये बीज पत्र से होते हैं। किससे होते हैं? बीज पत्र से होते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की बात करें तो साथियों ये भ्रूणावस्था होती है एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पर विकल्प न्यू सेल्स भी नहीं होगा। क्या होगा? इंडोस्पर्म हो जाएगा। क्या होगा? इंडोस्पर्म हो जाएगा। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ, ये थोड़ा फास्ट हमने आपको करवाया है, ये सेशन थोड़ा फास्ट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो आपको रट गए होंगे, काफी समय से करवा रहे हैं। कहता है ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखिएगा ईस्ट की अगर हम बात करें, किसके साथियों, अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या होता है, विटामिन बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन बी। जबकि अगर हम बात करें जो कुकुरमुत्ता होता है, यानी कहने का मतलब जो मशरूम होता है, मशरूम में साथियों उच्च मात्रा में आपकी प्रोटीन भी पाई जाती है ना। ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे आपके जो आप वो खाते होगे ना, अरे केक वेक खाते होंगे ना, केक है, ब्रेड है ना, और क्या कहते हैं उसको, पाव रोटी जो होती है ना, उसमें सभी में ईस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। जिसके कारण में उनमें साथियों जब ईस्ट का प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा फूल के हो जाती है। उसमें आप देखिएगा बीच में बबल्स होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, तो ईस्ट के कारण ये अचानक ही फूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या होगा, विटामिन बी होगा। हाँ, ढोकले में भी इसका प्रयोग होता है, ढोकला खाया होगा ना, तो ढोकला अभी देखिए स्पंज होगा, जिसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाएगा बहुत स्पंज होगा, सॉफ्ट होगा। चलिए विटामिन बी जाएगा आगे। विटामिन सी जिसमें होगा वो क्या होगा, खट्टा होगा। ठीक है, अगला। अरे वाह, क्या प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए हम आपको जुगाड़ बताते हैं। अगर आपको सारे नहीं आते कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। कहता है देखिएगा, क्या कहता है, कालाजार, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, दांत, ऐसा नहीं हमने बताना है। इन्फ्लुएंजा पे तो अभी हमने बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, कहा था ना। तो आपका डी तो ऐसे ही तीसरा लग गया। देखिएगा डी किसमें तीसरा है, डी तो इसमें भी तीसरा है, डी इसमें भी तीसरा है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में है, ये दो काट दो। खैर अभी देखते हैं बाकी भी। अब देखिए प्रोटोजोआ से क्या होता है, कालाजार होता है। बैक्टीरिया से तपेदिक, यानी तपेदिक को क्षय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ए का दूसरा। फंगस से क्या होता है, दाद होता है। बी का आपका चौथा, आप देखिए बी किसमें चौथा है, बी किसमें, बी इसमें चौथा पड़ा हुआ है, तो यही होगा, यही होगा। देखते हैं खैर, ए का दूसरा, हाँ भैया ए का दूसरा है, बी का चौथा, बी का चौथा भी है। कहता है सी का पहला, सी का पहला भी है, और डी का तीसरा, बिल्कुल सही। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला, अगला कहता है एंजाइम क्या होते हैं। देखिएगा एंजाइम क्या करते हैं साथियों, एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम साथियों भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अब जितने भी एंजाइम होते हैं, सभी के सभी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्या कहता है एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम साथियों किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला, अगला कहता है गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918, अमृतसर 1919। तो साथियों जो प्रथम सत्याग्रह है वह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और लेकिन अगर प्रथम सत्याग्रही की बात करें, प्रथम सत्याग्रही कौन कहे जाते हैं, तो प्रथम सत्याग्रही साथियों विनोबा भावे कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, विनोबा भावे कहे जाते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना। तो यहाँ पर चंपारण 1917 में हुआ था। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह हुआ था, इसमें सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। और कहां पर साथियों, बिहार में। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प आपका चला जाएगा ए। क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी। खिलाफत आप समझ रहे होगे, जैसे खिलाफत का मतलब क्या होगा कि खिलाफ, क्या खिलाफ, यानी खिलाफ किसके चले गए थे, यानी जो भी हो रहा था, जो भी आंदोलन हमारे देश में चल रहे थे, उसमें साथियों खिलाफ, जो खिलाफत आंदोलन था वह किसके द्वारा चलाया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, अली बंधु के द्वारा। क्या था, अली बंधु के द्वारा चलाए गए। अब अली बंधु में नाम किसका आता है, नाम आता है मोहम्मद अली का, मोहम्मदी अली का आता है, और साथियों शौकत अली का आता है, शौकत अली का आता है। दो के द्वारा चलाया गया। लेकिन साथियों इसका प्रचार प्रसार किसने किया था,
इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। अबुल कलाम आजाद ने किया था अपनी पत्रिका के माध्यम से। अपनी पत्रिका के माध्यम से साथियों अबुल कलाम आजाद ने इसका क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, हाँ, इनकी पत्रिका का नाम था अल हिलाल। इनकी पत्रिका का नाम क्या था? अगर पत्रिका का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? अल हिलाल हो जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या कहता है कि मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली। तो यहाँ पर आपको सारे नहीं करने हैं, क्या करना है? शौकत अली यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा? क्योंकि मुख्य भूमिका पूछा है तो क्या होगा? शौकत अली होगा। क्या होगा? शौकत अली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही, जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? लखनऊ 1916। लखनऊ सम्मेलन में हुआ था साथियों 1916 में, जिसे कि किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? लखनऊ पैक्ट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। अगला कहता है भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए। सर्वप्रथम पूछ रहा है। क्या कहता है? सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक, जॉर्ज अरुंडेल, एनी बेसेंट या लियो टॉलस्टॉय। एनी बेसेंट के विषय में आप सभी ने सुना होगा। लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया था? कब किया था साथियों? अब देखिए, यहाँ ये जो प्रश्न बनता है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कब किया था तो आप याद रखिएगा समय था 1916 का। वेलगांव, वेलगांव में हुआ था। नाम भूल जाते हैं इसका। वेलगांव में हुआ था। तो विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा। क्या जाएगा? ए चला जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920। अगला प्रश्न कहता है चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? क्या कहता है? कहता है तीन कठिया पद्धति। यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तीन कठिया, किसकी बात कर रहा है? तीन कठिया। तीन कठिया प्रथा क्या थी? 3/20, यानी टोटल अगर 20 हिस्सा है तो 3 हिस्से पे आपको क्या करना है? नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को कहा गया तीन कठिया प्रथा। किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, जो आर्थिक योजना है ना, वह किसका विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का। विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का। अगला कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की जो संकल्पना है वह भारत के किस संविधान में है? सॉरी, भारत के संविधान के किस भाग में है? भारत के संविधान में है, ये लिखा है। संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में बिल्कुल है। अब देखिएगा, यहां पर आप लिखा प्रस्ताव में, प्रस्तावना भी हो सकता है। तो प्रस्तावना में कहा गया लोकतांत्रिक। क्या कहा गया? लोकतांत्रिक। कहा गया समाजवाद। कहा गया है धर्मनिरपेक्ष। क्या कहा गया? धर्मनिरपेक्ष कहा गया। ठीक है, ये शब्द यूज किए गए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया? लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें मिलती है? नीति निर्देशक तत्वों में मिलती है। तो यहां पर जो विकल्प आपका जाएगा वह साथियों ए जाएगा, ए चला जाएगा। अगला
कहता है निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। संसदीय नियंत्रण की बात कर रहा है कि सार्वजनिक व्यय पर संसद के नियंत्रण का अंग नहीं है। तो देखिएगा, कहता है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति। साथियों, जो लोक लेखा है, प्राक्कलन है, सार्वजनिक समिति है, अब इनके विषय में सुनिएगा। सार्वजनिक समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसका पूरा नाम है सार्वजनिक उपक्रम समिति। जैसे आपने सुना होगा, जगह जगह पर नेता लोग जाते हैं, जाके कह देते हैं हम यहाँ पर पुल बनवाएंगे, हम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनवाएंगे, हम यहाँ पर बाघ अभयारण्य बनवाएंगे, ऐसी घोषणाएं कर देते हैं। यहाँ पर हम और भी कई चीजें हैं, है ना। तो जो ओरली स्पीच देके आए हैं, अब जब ये स्पीच देकर तो आ गए, अब अगर इनको बनवाना होगा तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये खर्चे का अनुमान लगाएंगे कि कितना खर्चा इसमें आएगा, तो उसका एक लेखा जोखा बनेगा। फिर वह जो लेखा जोखा बनेगा वह साथियों संसद में उसको रखा जाएगा, यानी एक समिति के माध्यम से उसको रखा जाएगा, फिर उसको पास कराया जाएगा, तब पैसा अनुदान के रूप में आता है। ऐसे नहीं कि कह दिया और खाते में आ गया, ठीक, ऐसे नहीं आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सार्वजनिक व्यय पर संसद के नियंत्रण का अंग कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा साथियों, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक जो होता है उस पर साथियों वह संसद के नियंत्रण का अंग नहीं है, संसद के नियंत्रण का अंग नहीं है, ठीक है। इसकी जो नियुक्ति होती है वह साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये साथियों इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जितने भी लेखा जोखा होता है, जितना भी लेखा जोखा होता है उसका पूरा उसकी पूरी जांच करता है भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक है, ठीक है। विकल्प आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। तो संसद के नियंत्रण में ये नहीं रहता, ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता उन्मूलन है, प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। इस तरह से बहुत ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अल्पसंख्यक से संबंधित है। तो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अब देखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद जो 14 है वो कहता है विधि के समक्ष समान, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, विधि के समक्ष समानता। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, कहता है जाति लिंग कहता है जाति लिंग धर्म रंग जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्या कहता है, 16 कहता है, ध्यान दीजिएगा, 16 कहता है साथियों कि आपको अवसर मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नियोजन है ना, सरकारी नियोजन की क्या होगी, समानता होगी, ठीक है। अब 17 क्या कहता है, 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और साथियों 18 कहता है उपाधि का अंत। क्या कहता है, उपाधि का अंत। तो याद हो गया होगा यो। तो अगर आपसे पूछा जाए समानता का वर्णन कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक साथियों समानता का वर्णन है, तो यहां पर जो विकल्प जाएगा वह आपका क्या जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। साथियों भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की जो भी है उनका संरक्षण करें, सुधार करें और उनकी रक्षा करें। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 48 से 51 है, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें तो आएगा नहीं। अनुच्छेद 56, भाई अनुच्छेद जो 56 है, अनुच्छेद 56 में तो होगा नहीं। क्यों अनुच्छेद 56 में नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 56 जो है वह संघ के विषय में बताता है, राष्ट्रपति के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ अनुच्छेद 51। अब यहाँ पर कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या कहता है, कर्तव्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कर्तव्य की बात कर रहा है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा साथियों, 48A में कहा गया है।
48 में कहा गया है, विकल्प आपका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा। मान लीजिएगा ये हमारे घर में एक मोटर लगी है, ठीक है। अब अगर ये मोटर, कोई मोटर पंखा में लगी है तो पंखा चलेगा। अगर साथियों कोई मोटर आपकी मिक्सी में लगी है तो क्या करेगी, मिक्सी चलेगी। यानी हम कह सकते हैं मोटर जिस यंत्र की होगी, यानी मोटर जिस यंत्र में होगी वही तो काम करेगी। तो ये क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को, अब देखिएगा कहता है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में, मान लीजिए विद्युत आई, जिस मोटर में जाएगी, जिस यंत्र में लगी होगी उसी के अनुसार तो कार्य करेगी ना, उसी के अनुसार कार्य करेगी कि नहीं करेगी, उसी यंत्र के अनुसार। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तो अभी हमने आपसे कहा अगर मोटर में लगी होगी तो हवा देगी, मिक्सी में लगी होगी तो पीसने का कार्य करेगी, समर में लगी होगी तो साथियों पानी निकालेगी। यानी हम कह सकते हैं कि क्या होगी, जिस यंत्र में प्रयोग होगा उसी के अनुसार कार्य करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए। अब देखिएगा अगर ग्रहों की चाल, अगर ग्रह के विषय में पूछा जाए तो ग्रह के संबंध में किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। अगर पूछा जाए सौर सिद्धांत, सौर सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा साथियों सौर सिद्धांत थे कापरनिकस। कौन थे, कापरनिकस थे। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका जाएगा वह क्या जाएगा, ए चला जाएगा। क्या जाएगा, ए चला जाना है। ए विकल्प इज द राइट विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एक हार्स पावर, है ना। एक हार्स पावर का मतलब क्या होता है, एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति, यह प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछा गया था। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, तो याद रखिएगा साथियों 746 वाट। 746 वाट। क्या जाएगा, विकल्प आपका क्या होगा, सी विकल्प साथियों आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट होगा। अगला प्रश्न डायनमो, ये प्रश्न हमने अभी कल या परसों के पेपर में कराया था। डायनमो, तो साथियों जो डायनमो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जनरेटर साथियों वह यंत्र है, यानी वह यंत्र है जो साथियों क्या निकालेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, ये वह यंत्र है जो बिजली निकालने का कार्य करेगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत का निर्माण होगा। किसी यंत्र से अगर बिजली निकल रही है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान समान है, गतिज ऊर्जाओं में अनुपात 4:9 का है, तो उनके वेग में अनुपात क्या होगा। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो साथियों क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, यानी द्रव्यमान तो हमेशा ही समान रहेगा, यानी द्रव्यमान को हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा स्क्वायर में आता। तो जब यहाँ पर 2 की स्क्वायर 2 ही होगी तो ही तो 4 आएगा। यानी एक बार साथियों वेग क्या होगा, एक बार वेग 2 होगा तो 4 आएगा। दूसरी बार अगर हम वेग 3 कर दें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर 4 की बात कर दें तो 16 हो जाएगा। अगर 5 की बात कर दें तो 25 हो जाएगा। समझ रहे होगे ना कि जो भी वेग के साथ होगा वह स्क्वायर में होगा। अगर वेग 2 है तो 4, अगर 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36, इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका राइट होने वाला है वह होगा बी। क्या होगा, बी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न कहता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में बहुलक प्रयोग होता है। अब बुलेट प्रूफ पदार्थ, तो देखिएगा साथियों अगर जैसे मान लीजिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है ना, या बुलेट प्रूफ और भी किसी पदार्थ का निर्माण किया गया तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पॉलीएथिलीन का। किसका, पॉलीएथिलीन का।
यानी ये क्या करता है, बुलेट को रोक देता है, तो ये बुलेट प्रूफ होता है, बुलेट प्रूफ होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए बुलेट प्रूफ खिड़की, क्या कहा जाए, बुलेट प्रूफ खिड़की, खिड़की कैसी, बुलेट प्रूफ। तो अगर बुलेट प्रूफ खिड़की की बात करें, है ना, तो साथियों किसका प्रयोग होगा, पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होगा। तो यहां पर विकल्प आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। पॉलीएथिलीन बुलेट प्रूफ सामग्री के लिए, और अगर पॉलीकार्बोनेट्स की बात करें तो बुलेट प्रूफ खिड़की के लिए। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फटाफट आंसर दीजिएगा। यहां पर आपसे कह रहा है, कहता है कीट भक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कमी होती है। देखिएगा, कहते हैं कीट भक्षी, कीट मतलब कीड़ों को, भक्षी मतलब खाने वाले। कहते हैं कीड़ों को खाने वाले पौधे कहां पर निकलते हैं, तो जिस वातावरण के, यानी जिस वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी होगी, वहां पर साथियों कौन से पौधे निकल आएंगे, कीट भक्षी निकल आएंगे। वह कीड़ों को खाकर नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। भारत में कहां पाए जाते हैं, तो मेघालय में ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। विकल्प क्या होगा, सी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न कहता है भोजपत्र वृक्ष। देखिएगा, भोजपत्र यानी साथियों जो भोजपत्र थे, इन पर क्या किया जाता है, ये लिखने के काम भी आते थे। ये किससे प्राप्त होते थे, विरच के वृक्ष से प्राप्त होते थे, विरच के वृक्ष पर प्राप्त होते थे। ठीक है, अब कहता है कहां पर मिलते थे, तो देखिएगा साथियों, अरावली पर्वत पर, अरावली पर्वत राजस्थान में फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां थी वह नुकीली थी और छोटी थी, नुकीली और छोटी थी, है ना, नुकीली मतलब कांटे वाली थी। जो हिमालय में थी वह साथियों कैसी थी, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर कटीली होगी, यहाँ पर कटीली होगी और यहाँ पर नुकीली होगी। ठीक है, नीलगिरी श्रृंखला में आपने सुना होगा, एक तरफ कॉफी है, एक तरफ चाय है, एक तरफ कर्नाटक में चंदन के वृक्ष है। तो विकल्प क्या जाएगा, विंध्याचल पर्वत चला जाएगा। कहीं कहीं पर अरावली पर्वत में भी ये पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में विंध्याचल नहीं है तो आप अरावली पर्वत को लगा सकते हो, अगर विंध्याचल नहीं है तो अरावली पर्वत को लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला है, तो देखिएगा, अगर भारत में मानव के साक्ष्य की बात करें तो हिमालय में मिला है। कहां पर मिला है, हिमालय पर मिला है। अब यहाँ पर हिमालय दिया नहीं गया, कहता है नीलगिरी, शिवालिक, नल्ला मलमाला या पहाड़ी नर्मदा घाटी। तो याद रखिए साथियों, शिवालिक पहाड़ियों पर मिला है। कहां पर, शिवालिक घाटियों में साथियों मनुष्य का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए आगे। अगला कहता है लघु हिमालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, किसके मध्य में। तो सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले हमारा सबसे पहले हमारा महान हिमालय बना। ठीक है, फिर साथियों दूसरा जो विकास हुआ, दूसरे विकास पर हमारा क्या बना, दूसरे विकास पर हमारा बना मध्य या लघु हिमालय जिसको कहा जाता है। फिर तीसरे चरण में विकास हुआ और तीसरे चरण में हमारा कौन सा बना, तीसरे चरण में शिवालिक बना। क्या बना, शिवालिक। शिवालिक को हिमालय के पद कहा जाता है, पैर कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो कहता है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, यानी जो लघु हिमालय है वह किसके बीच में है, तो महान और शिवालिक के बीच में है। कहता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय नहीं, शिवालिक व महा हिमालय, महा मतलब महान, ट्रांस हिमालय शिवालिक हिमालय नहीं। विकल्प क्या जाएगा, विकल्प आपका बी जाएगा। क्या जाएगा, बी जाएगा। क्लियर, चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है। किस नदी का स्रोत हिमनद नहीं है, यानी ग्लेशियर नहीं है। अब देखिएगा, सबसे पहले यमुना। तो यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। अलकनंदा भी साथियों किससे निकलती है, अलकनंदा भी आपके ग्लेशियर से निकलती है। कोसी नदी, अगर हम बात करें कोसी नदी की, किससे बात करें, कोसी नदी कहां से निकलती है, नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है।
नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है, नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। कोसी को क्या कहा जाता है? कोसी को कहते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न अभी पेट के पेपर में आया भी था, तो याद रखिएगा जो कोसी नदी है वो किसी हिमनद से नहीं निकलती है, नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। जैसे भारत में साथियों हमारे भारत की बात करें तो पीलीभीत, पीलीभीत में एक फुलर झील है, झील है, यहाँ पर हिमनद की बात कर रहा है, झील से निकली है गोमती नदी, ठीक है। वैसे ही कोसी नदी भी निकली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला कहता है भागीरथी नदी कहां से निकलती है? किसकी बात कर रहा है भागीरथी? तो पहला है गोमुख, गंगोत्री, तपोवन और विष्णुप्रयाग। तपोवन से नहीं निकलती है, विष्णुप्रयाग से, तो जो विष्णुप्रयाग है वहां पर साथियों विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल जाती हैं। विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में मिल जाती हैं, तो ये भी नहीं हुआ। कहता है गंगोत्री और गोमुख, तो कई लोग इसका राइट विकल्प क्या मार देते हैं? गंगोत्री मार देते हैं। याद रखिएगा साथियों गोमुख से निकलती है। कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है, तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। कभी कभी गूगल भी क्या देता है? गूगल भी देता है गंगा गंगोत्री से निकलती, तो यहाँ गंगा की तो बात ही नहीं की गई ना, भागीरथी नदी की बात की गई, तो भागीरथी गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न कहता है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की स्थिति बताइएगा। ग्रीष्मकालीन यानी जो गर्मी के समय में, देखिएगा ये भारत है, यहाँ पर साथियों हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर में इस तरफ से चक्रवात उठते हैं, इस ओर से। अब देखिए ये वाला कौन सा हिस्सा है? पश्चिम है, और नीचे की तरफ है, यानी साथियों क्या है? दक्षिण है। यानी जो मानसून उठेगा वो दक्षिण पश्चिम से उठेगा। कहां से उठेगा? दक्षिण पश्चिम से उठेगा। फिर साथियों ये उठकर यहाँ पर आपका पड़ जाता है श्रीलंका, यहाँ पर ये ऐसे चला जाता है, यहाँ पर इसको बंगाल का मानसून कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का, और फिर ये यहाँ से टकराकर इस तरह से चला जाता है और इसको अरब सागर का मानसून कहते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, दक्षिण से उठाना और कहाँ चला गया? कहाँ जा रहा है? देखिए कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? उत्तर पूर्व। क्या कहोगे? उत्तर पूर्व। तो देखिएगा कहता है दक्षिण से उत्तर, पूरा सही नहीं है। दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो भैया दक्षिण पश्चिम ये था, अगर यहां से इस तरह से ही जाता, ऊपर नहीं जाता, तो ये होता। कहता है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम ना, विकल्प क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए आगे देखिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न जल्दी से बताइएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, इसको थोड़ा, अब देखिएगा इसको थोड़ा हमने छोटा कर दिया क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा समझाने वाला है, सोच रहे आपको समझा दें। देखिएगा जिस साथियों ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, है ना। क्या कहता है? कहता है सेतु समुद्रम। क्या कहता है? सेतु समुद्रम। अब देखिए सेतु यानी समुद्र में सेतु यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है जिस पर रामेश्वरम है, जिस पर क्या है? रामेश्वरम द्वीप, भाई यही पर तो है। और ये सेतु राम भगवान के लिए बनाया गया था क्योंकि उनको श्रीलंका जाना था सीता मैया को लेने, वही सेतु समुद्रम कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके नीचे क्या है साथियों? पाक जल संधि है, यानी पाक मन्नार की खाड़ी, इसके नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी है, और ऊपर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका पाक जल संधि है, किसकी बात कर रहा है? सॉरी सेतु समुद्रम की बात कर रहा है। तो सेतु समुद्रम में याद रखिएगा साथियों जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की जो खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में पाक जल संधि है। कौन सी है? लिखा तो पाल्क जाता है ना, इंग्लिश में पाल्क लिखा जाता है लेकिन पढ़ा पाक जाता है। पाक जल संधि याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी में क्या है? पाक जल संधि है, ठीक है, ये याद रखना है। तो कहता है सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? पाक खाड़ी को पाक जल संधि से, कहता है पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, कुमारी अंतरीप को मन्नार की खाड़ी से। कुमारी अंतरीप ये है,
कुमारी अंतरीप तो ये है, ठीक है, कन्याकुमारी को कुमारी अंतरीप कहते हैं। कहता है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, क्या कहता है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, दूसरे में है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो बच्चे आप क्या टिक लगाओगे, जल्दी से बताइएगा, सारी चीजें हमने आपको समझा के रखी हैं, क्या टिक लगाओगे? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही कहा कि जो पाक जल संधि आप देख सकते हो, पाक जल संधि ये है, तो इसके एक तरफ क्या है, एक तरफ तो साथियों आपके आपकी क्या है, पाक की खाड़ी है, यहाँ पर पाक की खाड़ी है, यहाँ पर पाक की खाड़ी, ऊपर यहाँ पर पाक की खाड़ी है और नीचे आपकी क्या है, मन्नार की खाड़ी है, नीचे मन्नार की खाड़ी है। तो पाक जल संधि जो है, अगर पूछा जाता पाक जल संधि किसको जोड़ती है, तो आप क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्रम भी पूछा जाए तो सेतु समुद्रम मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर मन्नार और बंगाल तो है ही नहीं, तो इसीलिए विकल्प हमें क्या देना है, डी देना पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। क्लियर? तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।